इसको हटा दीजिएगा, पहले वाला। इसको हटा दीजिएगा, पहले वाला। चलिए आ जाइए, अब आगे पढ़ते हैं। क्या पढ़ा रहे थे? हाँ, यानी कुल मिलाकर के अगर हम देखें, संघ का शासन पढ़ रहे हैं, और संघ के शासन को अगर हम देखें तो संघ के शासन को हमने 3 भाग में बांटा था, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, ये सब चीज हम लोग पढ़ लिए हैं। विधायिका के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा को भी हम लोग पढ़ लिए। अब आगे संघ के शासन का जो तीसरा पार्ट है वह न्यायपालिका है। तो आगे आज से हम लोग शुरुआत करेंगे न्यायपालिका की, और संघ के शासन के अंतर्गत जो न्यायपालिका है उस न्यायपालिका के अंतर्गत मुख्य तौर पर हमें भारत के सुप्रीम कोर्ट के विषय में पढ़ना होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, गौर कीजिएगा यहां पर, सुप्रीम कोर्ट कहिए या उच्चतम न्यायालय कहिए, उच्चतम न्यायालय कहिए या सर्वोच्च न्यायालय कहिए, या सर्वोच्च न्यायालय कहिए, सुप्रीम कोर्ट कहिए, उच्चतम न्यायालय कहिए या सर्वोच्च न्यायालय कहिए, सब एक बात, ठीक है। जैसे कि आप ही का सर्टिफिकेट नेम कुछ और होता है, घर में आपको कुछ और नाम से पुकारा जाता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को भी कई नामों से जाना जाता है, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। यह जो सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय है, इसके विषय में जानकारी हमें मुख्य तौर पर भारतीय संविधान का भाग 5 और भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 हमें सुप्रीम कोर्ट के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अब जब हम भारत की न्यायिक प्रणाली को देखें, अब बतियाना ना है, भारत की न्यायिक प्रणाली को देखें तो भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर देखने को मिलते हैं। भारत में जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका के 3 स्तर देखने को मिलते हैं, जिसके सर्वोच्च स्थान पर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, यानी अधीनस्थ न्यायालय है। अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत ही जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय आता है, जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय आता है। तो भारतीय न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत न्यायपालिका के 3 स्तर होते हैं।
सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। जो 3 स्तर होते हैं, इसमें सर्वोच्च स्थान पर भारत का सुप्रीम कोर्ट होता है। और जो सुप्रीम कोर्ट है यह देश का सर्वोच्च न्यायालय है, यह देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। हर दृष्टिकोण से यह देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। किसी भी दृष्टिकोण से आप देख लीजिए, हर दृष्टिकोण से यह सबसे बड़ा न्यायालय है। अब देखिएगा कि आप सभी लोग इस बात से निश्चित तौर पर अवगत हैं कि आपको भारत में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजी शासन के दौरान ब्रिटिश संसद ने समय समय पर कई अधिनियम पारित किए। उन अधिनियमों में एक अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, भारत शासन अधिनियम 1935 में, भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी। और 1935 के अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत ही संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 ईस्वी में हुई। संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। 1937 ईस्वी में जो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, आजादी के बाद जब हमारा संविधान 1950 ईस्वी में लागू हुआ, आजादी तो 1947 में मिली, आजादी के बाद ही हमारा संविधान लागू हुआ। हमारा संविधान, हमें आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली और हमारा संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हमारे संविधान लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ। और यह जो 1935 के अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 ईस्वी में हुई, यही संघीय न्यायालय 1950 में, यही संघीय न्यायालय 1950 में भारत का सुप्रीम कोर्ट बना। यही संघीय न्यायालय, जो संघीय न्यायालय 1935 के अधिनियम के तहत 1937 ईस्वी में स्थापित हुआ था, यही संघीय न्यायालय संविधान लागू होने के बाद 1950 ईस्वी में भारत का सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय बना। अर्थात सुप्रीम कोर्ट का जो गठन हुआ है वह 1950 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1950। सुप्रीम कोर्ट एक प्रकार की संवैधानिक संस्था है। किस लिहाज से हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक प्रकार का संवैधानिक संस्था है? सुप्रीम कोर्ट एक प्रकार का संवैधानिक संस्था है, यह बात हम इस लिहाज से कह सकते हैं क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 स्पष्ट तौर पर यह बात कहता है भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। और इसी अनुच्छेद को प्रासंगिक बनाने के लिए जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो इसके ठीक पश्चात 28 जनवरी 1950 को भारत के भीतर एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। भारत के भीतर एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। और सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया, यहां पर प्रश्न यह उठता है, सुप्रीम कोर्ट के गठन का अधिकार किसे कहे? सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में वृद्धि करने का अधिकार किसे है? तो जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के गठन करने का अधिकार भारत की संसद को है। 1950 ईस्वी में हमारी आबादी लगभग में 30 से 40 करोड़ के बीच हुआ करता था। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर काम का दबाव बहुत ज्यादा नहीं था, जिस वजह से जब सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की जो संख्या हुआ करती थी वह टोटल 8 हुआ करती थी। टोटल 8 हुआ करती थी। एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, हमारी जनसंख्या बढ़ती गई, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर काम का दबाव बढ़ता गया।
जब ये तमाम प्रकार के कार्य हुए तो धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में इजाफा की गई। अब यहां पर प्रश्न यह उठता है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में इजाफा कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के कार्य अधिकार शक्ति में वृद्धि करने का अधिकार भारत की संसद को होता है। भारत की संसद ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में इजाफा करता है। तो भारत की संसद ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में इजाफा किया और जब गठन हुआ था तो उस समय न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, बाद में बढ़कर 11 हुआ, 11 से बढ़कर 14 हुआ, 14 से बढ़कर 18 हुआ, 18 से बढ़कर 26, 18 से बढ़कर 26, 26 से बढ़कर 31, 31 से बढ़कर 34। वर्तमान समय में अगर हम भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को देखें तो वर्तमान समय में भारत में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 है, यानी 34 है। 34 है यानी 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है तथा 33 अन्य न्यायाधीश है। एक मुख्य न्यायाधीश है तथा 33 अन्य न्यायाधीश। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश को देखें तो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुए हीरालाल जे कानिया। वही वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है एनबी रमन्ना, लेकिन ये तो अब रिटायर करने वाले थे। हो गए? नहीं हुए? हो गए? अब यूयू ललित बन गए, समझ गए? ललित। तो वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो ललित, यूयू ललित जो है आपको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ललित सुप्रीम कोर्ट के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने, 49वें। हीरालाल जे कानिया से लेकर के ललित तक, न्यायाधीश ललित तक, जो टोटल 49 मुख्य न्यायाधीश बने हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर सबसे अधिक दिनों तक रहने का रिकॉर्ड यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के नाम है। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के नाम है। और जो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ है 1978 ईस्वी से लेकर 1985 ईस्वी तक लगभग में 6 बरस से अधिक समय तक यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। वहीं सबसे कम समय तक न्यायाधीश के पद पर रहने का रिकॉर्ड कमल नारायण सिंह के नाम दर्ज है। और जो कमल नारायण सिंह है लगभग 17 दिन तक जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। और जो न्यायाधीश ललित बने हैं वो भी बहुत ज्यादा दिन तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर नहीं रहेंगे। 2 महीना से थोड़ा सा ज्यादा रहेंगे, मतलब 72-73 दिन मेरे ख्याल से लगता है रहेंगे। तो बहुत ज्यादा दिन तक जो है वो भी नहीं रहेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के भीतर जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? अगर हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति को देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के क्लाउज 2 को आप पढ़िए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के क्लाउज 2 को अगर आप पढ़ते हैं तो इससे हमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के नियुक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। और यह अनुच्छेद यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति करते हैं। फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की क्या योग्यता है, उस विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 124 का क्लाउज 3 देता है। अनुच्छेद 124 के क्लाउज 3 को जब आप पढ़ेंगे तो जो अनुच्छेद 124 का क्लाउज 3 है यह हमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता के विषय में जानकारी प्रदान करता है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है? अगर हम योग्यता को देखें तो सबसे पहला योग्यता तो यही होता है कि भारत का नागरिक हो। सबसे पहला योग्यता होता है भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। दूसरा योग्यता यह होता है कि कम से कम
एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में, कम से कम एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर काम किया हो, 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर काम किया हो। या अगला योग्यता यह है कि कम से कम एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में, अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक अधिवक्ता के तौर पर काम किया हो, अधिवक्ता के तौर पर काम किया हो। या जो तीसरा कंडीशन, जो अगला कंडीशन है वह यह है कि राष्ट्रपति के नजर में विधि का बहुत बड़ा ज्ञाता हो, राष्ट्रपति के नजर में विधि का यानी कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता हो, कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता हो। अब यहां पे गौर कीजिएगा, देखिए, भारत का नागरिक हो, दूसरा एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर हो। यह वाला कंडीशन भारत का नागरिक को कंपलसरी है, यह आवश्यक है, भारत का नागरिक को यह आवश्यक है। उसके साथ साथ जो 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर है, इन तीनों में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए। इसी वजह से हर कंडीशन के बाद यह शब्द हमने जोड़ा है। तो जो पहला है भारत का नागरिक हो, वो आवश्यक है, उसके साथ साथ दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों में से कोई भी एक शर्त आवश्यक है। सब शर्त को पालन करना, सब शर्त का पालन करना आवश्यक नहीं है, बल्कि 2, 3 और 4, इन तीनों शर्तों में से सिर्फ एक शर्त को पालन करना आवश्यक होता है। अगर इन कंडीशनों को कोई व्यक्ति फुलफिल करता है तो उसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब जब नियुक्त किया जाता है तो प्रश्न यह उठता है कि उसे शपथ कौन दिलाता है। तो अगर हम शपथ की बात करें तो उसे राष्ट्रपति के द्वारा जो है शपथ दिलाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। अगर उन्हें त्यागपत्र देना होगा तो वो त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। उनका कार्यकाल होता है या नहीं होता है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कोई कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि उनके रिटायरमेंट का एज होता है, और उनके रिटायरमेंट का एज होता है वह 65 वर्ष होता है, 65 वर्ष। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो रिटायरमेंट का एज होता है वह कितना होता है? 65 वर्ष। कितने वर्ष का? 65 वर्ष का होता है। तो यहां तक चीजों को लिखिए, अब लिखिएगा। क्वेश्चन करवाएंगे जी, काहे आप लोग अकबकाते हैं? समिति नहीं बताए हैं क्या? संसदीय समिति नहीं बताए हैं? नहीं बताए हैं? अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा चीज छूट गया। अच्छा ठीक है, आप लोग जो है क्या कहते हैं, हेडिंग मार लिए हैं सुप्रीम कोर्ट? नहीं मारे। संसदीय समिति पढ़ना जरूरी है, ठीक है। संसदीय समिति छूट गया था, हमको लगा संसद खत्म हो गया। संसदीय समिति छूट गया है। अच्छा सुनिए ना, जगह छोड़े हैं? अभी तो कुछ लिखे ही नहीं होंगे। चलिए इतना जान लिए तो क्या होगा, हेडिंग मारिए संसदीय समिति, संसदीय समिति, हेडिंग मारिए तो संसदीय समिति।
नियुक्ति कितने बार में होता है? मां पागल आदमी है जी, क्वेश्चन स्पष्ट कीजिए ना जी। और नियुक्ति कितने बार में होता है? क्या नियुक्ति कितने बार में होता है? 72 बार में नियुक्ति होता है। नियुक्ति होना है, हो गया, एक बार में नियुक्ति हो गया कि 75 बार में नियुक्ति होगा? ये कौन क्वेश्चन है? क्वेश्चन भी स्पष्टता पूर्वक नहीं पूछता है। हेडिंग मारिए तो संसदीय समिति, संसदीय समिति छूट गया। आप लोग भी नहीं बोलते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट हेडिंग मार लिया उसको काटिए, संसदीय समिति। देखिए ध्यान दीजिएगा, संसद, अगर हम बोर्ड पे आइए, संसद यानी पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का जो काम है वह काफी व्यापक है, बहुत ज्यादा बड़ा है। पार्लियामेंट का काम बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत व्यापक काम है। व्यापक काम होने के कारण संसद कुछ काम को कर पाता है और वैसे काम जिसे संसद नहीं कर पाता है, उन कामों को करने के लिए ही संसदीय समिति का गठन किया जाता है। संसदीय समिति का गठन किया जाता है। अब अगर हम संसदीय समिति को देखें तो जो संसदीय समिति होता है दो प्रकार का होता है। एक आपको अस्थाई समिति होता है और दूसरा आपको अस्थाई समिति होता है। दूसरा आपको अस्थाई समिति होता है। जो अस्थाई समिति होता है इसका गठन प्रत्येक वर्ष होता है। जो अस्थाई समिति होता है इसका गठन प्रत्येक वर्ष होता है। और जो अस्थाई समिति होता है इसका गठन किसी खास काम के लिए किया जाता है। जैसे ही काम पूरा होता है वैसे ही इस समिति को भंग कर दिया जाता है। वैसे ही इस समिति को भंग कर दिया जाता है। अब अस्थाई समिति को हम देखें तो अस्थाई समिति भी कई प्रकार के होते हैं। अस्थाई समिति में एक आपको वित्तीय समिति होता है। अस्थाई समिति में एक आपको वित्तीय समिति होता है। और अस्थाई समिति में जो वित्तीय समिति होता है यह काफी महत्वपूर्ण समिति होता है। खास तौर पर हमारे परीक्षा में वित्तीय समिति से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वित्तीय समिति से ही संबंधित प्रश्न जो है हमारी परीक्षा में खास तौर पर पूछे जाते हैं। तो वित्तीय समिति कितने प्रकार के होते हैं? तो वित्तीय समिति 3 प्रकार का होता है। जो वित्तीय समिति होता है यह आपको 3 प्रकार का होता है। वित्तीय समिति जो 3 प्रकार का होता है उसमें आपको एक प्रकलन समिति होता है। प्रकलन समिति होता है। दूसरा आपको लोक लेखा समिति होता है। दूसरा आपको लोक लेखा समिति होता है। तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा आपको सरकारी उपक्रम समिति होता है। सरकारी उपक्रम समिति होता है। सरकारी उपक्रम समिति होता है। ये तीनों वित्तीय समिति के उदाहरण है। ये तीनों अस्थाई और वित्तीय समिति है और इन तीनों समितियों का गठन प्रत्येक वर्ष होता है। प्रत्येक वर्ष इन तीनों समितियों का गठन होता है। अब इन समितियों का गठन कब हुआ है पहली बार? तो जो प्रकलन समिति है इसका गठन 1950 ईस्वी में हुआ है। 1950 ईस्वी में भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे जॉन मथाई। भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे जॉन मथाई।
जॉन मथाई के सिफारिश पर प्रकलन समिति का गठन 1950 ईस्वी में हुआ है। फिर आपको लोक लेखा समिति है। लोक लेखा समिति का गठन 1921 ईस्वी में हुआ है। अंग्रेजों ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक पारित किए हैं। इन अधिनियमों में ही एक अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1919। जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही लोक लेखा समिति का गठन 1921 ईस्वी में हुआ। इसके बाद है सरकारी उपक्रम समिति। जो सरकारी उपक्रम समिति है, सरकारी उपक्रम समिति का गठन 1964 में हुआ। 1964 ईस्वी में कृष्ण मेनन समिति, कृष्ण मेनन समिति, कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर सरकारी उपक्रम समिति का गठन हुआ। कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर सरकारी उपक्रम समिति का गठन 1964 ईस्वी में हुआ। अब इन समितियों में अगर हम प्रकलन समिति को देखें तो प्रकलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है और इस समिति में 30 के 30 सदस्य लोकसभा से आते हैं। 30 के 30 सदस्य लोकसभा से आते हैं। यह एक ऐसा समिति है जिसमें राज्यसभा के कोई सदस्य शामिल नहीं होते हैं। वहीं अगर हम लोक लेखा समिति को देखें तो लोक लेखा समिति में टोटल सदस्यों की संख्या 22 होती है। 22 में से 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। सरकारी उपक्रम समिति, सरकारी उपक्रम समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है। इसमें भी 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इन समितियों का काम क्या है? इन समितियों का काम क्या है? तो सबसे पहले प्रकलन समिति। प्रकलन समिति का काम क्या है? तो आप सभी लोग बजट के विषय में जानते होंगे। बजट के विषय में हम आपको बताए हैं। भारतीय संविधान में बजट शब्द की चर्चा नहीं है, बल्कि उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द की चर्चा है। वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है? तो सरकार के जो एक वर्ष के आय और व्यय के लेखा जोखा होते हैं, वही आपको वार्षिक वित्तीय विवरण है। वार्षिक वित्तीय विवरण है जो आपको बजट होता है। बजट का पूर्व अनुमान लगाने के लिए, बजट के पूर्व अनुमान लगाने के लिए ही प्रकलन समिति का गठन किया गया। अर्थात जो प्रकलन समिति है, प्रकलन समिति को हम लोग आकलन समिति भी कहते हैं और इसको अंग्रेजी में एस्टिमेट कमिटी भी कहते हैं। तो इस कमिटी का मूल तौर पर काम होता है बजट का पूर्व आकलन लगाना। और यह जो कमिटी होता है, इस कमिटी के अध्यक्ष हर स्थिति में सत्ताधारी दल का ही कोई नेता हो सकता है। जो पार्टी सत्ता में है उसी का कोई नेता हो सकता है। जैसे कि वर्तमान समय में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो इस कमिटी का अध्यक्ष बीजेपी के ही कोई सदस्य हो सकते हैं, विरोधी दल का कोई सदस्य नहीं हो सकता। दूसरा है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का काम क्या है? जो भ्रष्टाचार होता है, जैसे कि मान लीजिए संचित निधि से धन निकाला गया महात्मा गांधी सेतु पुल बनाने के लिए और मंत्री धन निकाल लिया, महात्मा गांधी सेतु पुल नहीं बनाया, तो जांच लोक लेखा कमिटी करता है और बताता है कि फलना मंत्री है, गांधी सेतु पुल बनाने के लिए पैसा निकाल लिया, पुल नहीं बनाया, मतलब घोटाला किया है। इसका उजागर लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है। और अगर हम लोक लेखा समिति को देखें तो जो लोक लेखा समिति है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा के लिए
विपक्षी दल का ही कोई नेता होता, हमेशा 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 के लिए विपक्षी दल का ही कोई नेता होता है। और खास तौर पर जो लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं वही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। वर्तमान में कांग्रेस लोकसभा में विपक्षी पार्टी है, उसके नेता अधीर रंजन चौधरी है, वही जो है लोक लेखा कमेटी के अध्यक्ष। फिर आपको सरकारी उपक्रम समिति है, तो इसका काम क्या है? तो लोक लेखा कमेटी का काम है घोटाला का उजागर करना, घोटाला का उजागर करना। और जो लोक लेखा कमेटी होता है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा जो रिपोर्ट दिया जाता है, उस रिपोर्ट की जांच लोक लेखा कमेटी करता है, लोक लेखा कमेटी करता है और घोटाला का उजागर करता है। और लोक लेखा कमेटी अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपता है। लोक लेखा कमेटी अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपता है। सरकारी उपक्रम समिति है या लोक उपक्रम समिति कहिए, सरकारी उपक्रम समिति कहिए, दोनों एक ही बात है। वहां पे पर्दा लगा हुआ था, पर्दा क्या हुआ जी? वहां पे पर्दा लगा हुआ था, पर्दा नहीं ना है जी? है, लगा दीजिए ना, लगाइए उसको। ओपन पूरा हो गया है तो आएगा ही, ठीक है। चलिए अब सुनिएगा, लोक उपक्रम समिति या सरकारी उपक्रम समिति का क्या काम है? भारत के भीतर जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी संस्थान है, जैसे कि BSNL सरकारी संस्थान है, एयर इंडिया सरकारी कंपनी है, LIC सरकारी कंपनी है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंक है। अगर भारत के इन सरकारी संस्थानों में घोटाला होता है, उस घोटाला की जांच और उस घोटाला को उजागर सरकारी उपक्रम समिति करता है। तो LIC, एयर इंडिया, SBI जैसे भारत के सरकारी कंपनी और सरकारी संस्थानों में घोटाला का उजागर सरकारी उपक्रम समिति के द्वारा किया जाता है। और यह जो कमेटी होता है, सरकारी उपक्रम कमेटी, इस कमेटी की अगर हम बात करें तो इस कमेटी का भी अध्यक्ष लगभग में सत्ताधारी दल का ही कोई नेता होता है। यह निश्चित नहीं है, फिर भी सामान्य तौर पर सत्ताधारी दल का ही कोई नेता सरकारी उपक्रम समिति का अध्यक्ष होता है। तो नीचे से लिखिए, सरकारी समिति में 45 होते हैं। आप ही आइए पढ़ाइए, ठीक है, हम संन्यास ले लेते हैं। सरकारी समिति में 45 होते हैं। आ जाइए लाली कुमारी जी, आइए आप ही पढ़ाइए, हम आज से संन्यास ले रहे हैं। पढ़िए ना आराम से, धड़फड़ाते का है, आएंगे 45 पर आएंगे, ठीक है। ऑनलाइन वाली को कैसे हम पीछे भेज देंगे? आप ही को पीए बना देते हैं, जाइए खोज के लाइए। लिखिए, संसदीय समिति लिखिएगा। संसद का काम काफी व्यापक होता है। संसद का काम काफी व्यापक होता है। संसद का काम काफी व्यापक होता है। संसद
उसी में संसद जिन कामों को नहीं कर पाते हैं, संसद जिन कामों को नहीं कर पाते हैं उसे करने के लिए, संसद जिन कामों को नहीं कर पाते हैं उसे करने के लिए संसदीय समिति का गठन किया जाता है। उसे करने के लिए संसदीय समिति का गठन किया जाता है। फुल स्टॉप। संसदीय समिति मूलतः दो प्रकार के होते हैं। संसदीय समिति मूलतः दो प्रकार के होते हैं। संसदीय समिति मूलतः दो प्रकार के होते हैं। उत्कर्ष सोलंकी क्वेश्चन है ना आपका क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर रहेगा तब ना कुछ बोलेंगे। ऐसे जो मन में आता है लिख दिए, ठीक है। जो मन में आता है ऑनलाइन वाला लिख देता है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ स्पष्ट नहीं करता है, उसका आंसर खोजता है, तो कहां से मिलेगा? संसदीय समिति दो प्रकार का होता है। एक नंबर में अस्थाई, दो नंबर में अस्थाई। एक नंबर में अस्थाई, दो नंबर में अस्थाई। नीचे से स्टार मार के। अस्थाई समिति का गठन अस्थाई समिति का गठन प्रत्येक वर्ष होता है। वहीं अस्थाई समिति वहीं अस्थाई समिति वहीं अस्थाई समिति वहीं अस्थाई समिति का गठन किसी भी समय वहीं अस्थाई समिति का गठन किसी भी समय किसी खास काम को पूरा करने के लिए किसी खास काम को पूरा करने के लिए किया जाता है। जैसे ही काम पूर्ण होता है, जैसे ही काम पूर्ण होता है वैसे ही जैसे ही काम पूर्ण होता है वैसे ही जैसे ही काम पूर्ण होता है वैसे ही अस्थाई समिति को भंग कर दिया जाता है। वैसे ही अस्थाई समिति को भंग कर दिया जाता है। वैसे ही अस्थाई समिति को भंग कर दिया जाता है। वैसे ही अस्थाई समिति को भंग कर दिया जाता है।
अब नीचे से अस्थाई समिति, अस्थाई समिति, अस्थाई समिति। अब नीचे से अस्थाई समिति, अस्थाई समिति हेडिंग मार दिए हैं ना। अभी जब तक चर्चा करेंगे सब अस्थाई समिति होगा, आगे वो अस्थाई समिति बताना होता है। क्या हुआ जी, क्या हुआ इसको, क्या हुआ जी? है पानी दीजिए इसको, पानी दीजिए ना, पानी दीजिए, हो पानी दीजिए ना जी। अरे पानी पीजिए, अरे पानी पीजिए ना, बे बकलोल, पानी पिलाइए ना, एकदम बुद्धि है ना। अरे पिलाइए उसको, पानी पिलाइए ना। माँ बकलोल है, एकदम बुद्धि है ना, लड़की है कि क्या है। हे पानी उसके पूरा शरीर पे उझल दीजिए, ठीक, उझलिए, कॉपी बचा करके, कॉपी बचा करके पानी मारिए। फेस पे दीजिए ना, फेस पे दीजिए ना, अरे फेस पे दीजिए ना पानी, कुछ नहीं होगा। शरीर कागज है कि? नौटंकी बतियाते हैं आप लोग। हाँ हो गया। चलिए इसको ग्लूकोज ला करके दीजिए, ग्लूकोज ला के दीजिए इसको, और 2 मिनट में आना चाहिए। इन्हें जाकर के बतियाने लगिएगा कहीं जाकर के। है पूछिए उसको, पानी पिलाए जी, पानी उसको पिलाइए भी थोड़ा सा, थोड़ा एक आध को बूंद पिलाइए, एक आध बूंद पानी पिलाइए। ग्लूकोज है? कौन ग्लूकोज है वो? है? है? आ रहा है, रुकिए न, छोड़िए न, उसको दे दे। है हल्ला मत कीजिए। है आप लोग का है बका रहे हैं? क्या हुआ जी? क्या क्या बोल रहे हैं? गिलास है? गिलास में पिएगी? अच्छा ठीक है, ठीक। अरे उसको खोल दीजिए ना, उसको खोल दीजिए। पिलाइए उसको, पानी पिलाइए। नहीं पिएगी पानी? अच्छा छोड़ दीजिए, ग्लूकोज आ रहा है, ग्लूकोज पिलाएंगे उसको। माथा से पानी मारना चाहिए, एकदम बुद्धि न है, ठीक है। सीधा बाल भिंगा देते पूरा, ठंडा लगेगा तो क्या होगा, मर थोड़े जाएगी वो। अरे कुछ भी हो, पहले डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करता है, सुई घुसाता है पानी का, उसके बाद है ना कुछ हो। शरीर में 70% तो पानी है, ठीक है। एक बोतल पानी चढ़ता है, उसमें आधा इलाज हो जाता है। पानी ऐसे ऐसे करके छींटा मार रही। रखिए रखिए, वहीं पे रखिए, उसको जरूरत होगा, ठीक है। चलिए लिखिए, आप लोग लिखिए। अस्थाई समिति। अब अस्थाई समिति में अगला हेडिंग मारिए वित्तीय समिति। वित्तीय समिति, अस्थाई समिति में अगला हेडिंग मारिए वित्तीय समिति। वित्तीय समिति, वित्तीय समिति में डैश देकर लिखिएगा। वित्तीय समिति में डैश देकर लिखिएगा। वित्तीय समिति 3 प्रकार का होता है। वित्तीय समिति 3 प्रकार का होता है। वित्तीय समिति एकदम पूरा घोर के पूरा लाए हैं ना? हाँ,
तो आधा पूरा नहीं लाना है, आधा लाना। गिलास नहीं है, गिलास दे दीजिए ना इसको, गिलास होगा ना जी। अरे भोज का इतना सारा गिलास है, वो सब ऐसे ये फेंका रहा था, वो दीजिए ला करके, पिएगी बेचारी। लिखिए, आप लोग लिखिए। रुकिए, पहले ग्लूकोज पिलाने दीजिए, फिर इसको विदा कर देंगे, ठीक है? मतलब भेजा देंगे घर। लिखिए, वित्तीय समिति 3 प्रकार का होता है। 1 नंबर में प्राक्कलन समिति, 1 नंबर में प्राक्कलन समिति, डैश देकर लिखिएगा, डैश देकर लिखिएगा। इसे कई अन्य नाम जैसे आकलन समिति, एस्टीमेट कमिटी, इसे कई अन्य नाम, इसे कई अन्य नाम जैसे आकलन समिति, एस्टीमेट कमिटी, इसे कई अन्य नाम जैसे आकलन समिति, एस्टीमेट कमिटी, एस्टीमेट कमिटी के नाम से जाना जाता है। इसे कई अन्य नाम जैसे एस्टीमेट, जैसे आकलन कमिटी, एस्टीमेट कमिटी के नाम से जाना जाता है। धोया हुआ है ना जी, गंदा नहीं ना है गिलास है? सब किए हैं? हाँ। और हमेशा ऑरेंज फ्लेवर लाया कीजिएगा, ठीक है? ये गलत फ्लेवर आप ले, उसको जरूरी है। पीजिए, है पीजिए हो। ऑरेंज फ्लेवर में ज्यादा एनर्जी होता है, ठीक है? ये सबको बुद्धियों न, आराम से पीजिए, हड़बड़ाना न, आराम से पीजिए, आप आराम से पीने दीजिए। लिखिए, आप लोग अपना अपना लिखिए। नाम से जाना जाता है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। उन्नीस 1950 ईस्वी में, हाँ उसी में कंटिन्यू लिखते जाइए। थोड़ा सा पी लीजिए और छोड़ दीजिए, नहीं पिएगी तो छोड़ दीजिए, ले जाइए, आप पी जाइएगा। देखिए, ये कौन बात हुआ? चलिए, 1950 ईस्वी में भारत के वित्त मंत्री जॉन मथाई के सिफारिश पर, जॉन मथाई के सिफारिश पर बजट के पूर्व अनुमान लगाने हेतु प्राक्कलन समिति का गठन किया गया। प्राक्कलन समिति का गठन किया गया। अब सुनिए, मुंह ऊपर कीजिए। कहाँ रूम है? यहां से कितना दूर में रूम है? कितना दूर में रूम है? बोलिए ना। कौन रहती है? आप हो? आप रहते हैं? कहाँ रूम है? महावीर मंदिर के पास। सॉरी, ईसाई मंदिर नहीं जी, बकली। शाहगंज में महावीर मंदिर, और उधर शाहगंज में हो, प्रोफेसर कॉलोनी में, शाहगंज प्रोफेसर कॉलोनी, वहां पे महावीर मंदिर है, परिणय उत्सव हॉल है, वहीं पे है। अच्छा, एगो काली मंदिर भी है उधर, है वो अंदर में काली मंदिर भी है, वहीं पे काली मंदिर या महावीर मंदिर? महावीर मंदिर तो परिणय उत्सव हॉल के पास। हाँ, अच्छा ठीक है।
है, सुनिए ना, इधर सुनिए ना। अरे बोलने की स्थिति में है कि ना है आप? मजाक उड़ा रहे हैं। जब तबीयत खराब होगा तब अपना औकात पता चल जाएगा, फट के दरवाजा लग जाएगा। हंस रहे हैं। ठीक है, सुनिए। कहाँ रूम है? उधर है, सागंज में, प्रोफेसर कॉलोनी में है। काहे तबीयत खराब हुआ है? सुबह में खाए हुए ना है? आज कौन दिन है जी? सोमवार है। मंगलवारी सब नहीं करते हैं? नहीं करते हैं तो भूखे नहीं ना है, तो तबीयत काहे खराब हुआ? ठीक, अच्छा ठीक है, जो भी कारण हो। अभी आप इस स्थिति में हैं कि कहीं पे जा सकते हैं, मतलब कहीं पे जा सकते हैं, मतलब मेडिकल में जा सकते हैं, डॉक्टर के पास जा सकते हैं, इस स्थिति में है ना? है? अकेले जा सकते हैं ना? कि कोई और साथ में लड़की जाएगी? ये बताइए। है? और इसका तबीयत पहले से खराब है, और पहले से खराब, दवाई लिए हुए हैं, दवाई लिए हुए हैं, तो आपको घर जाना है। घर जा सकते हैं अकेले? अकेले नहीं जा सकते हैं, तो आप जा सकते हैं इसके साथ। है? क्या बोल रही? तो कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं ना? हम लिखाएं ना? ठीक है, आराम से आप आराम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं लिखना छोड़ दीजिए ना, अपना बाद में लिखेगी, क्या जरूरी। ठीक है, बाद में लिखेगी अपना। खाना पीना खाइए, ये हो भाई। क्या रोटी खाते हैं? है? क्या रोटी खाते हैं? कम से कम 4 रोटी सुबह, 4 रोटी शाम खाइए, कम से कम 4 रोटी। ठीक है। हाँ, आप लोग तो 12 को कम है। आप लोग को कोई काम थोड़े है, बनाना है, खाना है, सोना है, और ट्यूशन का टाइम हुआ, ट्यूशन आना है। ठीक, अब तो साबनो खत्म हो। लिखिए, अब लिखिए। समिति का गठन किया गया, फुल स्टॉप। यह, सॉरी, एक मिनट, इस कमिटी में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। इस कमेटी में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा के सदस्य होते हैं, फुल स्टॉप। इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। यह सबसे बड़ी अस्थाई संसदीय समिति है। यह सबसे बड़ी अस्थाई संसदीय समिति है। यह सबसे बड़ी अस्थाई संसदीय समिति है। ऑनलाइन वाला सब भी महाबकलोल है। ठीक है, आज के डेट में कोई किसी का मजबूरी नहीं समझना चाहता। ठीक है, सब अपने पीछे पड़ा है। ठीक है, सिर्फ दिखावटी। ठीक है, अभी लड़की का तबीयत खराब हुआ, ठीक है, तो इसको प्राथमिक इलाज देंगे कि नहीं देंगे? कि इसको छोड़ करके हम पढ़ाते हैं? मानवता ऐसा कहता है जी? इससे पूछना मेरा फर्ज है।
ठीक है, सही है या नहीं है, क्या दिक्कत है नहीं दिक्कत है। अगर मान लिया जाए डॉक्टर से नहीं दिखाई रहती, पहले से इसका तबीयत खराब है, तो फिर भेजते डॉक्टर के पास ही, हम नहीं पूछेंगे। ठीक है, उतना मेरा मोरलिटी नहीं गिर गया है, उतना नैतिकता नहीं गिर गया है, उतना पैसा के पीछे नहीं भागते हैं कि आप जो कहिएगा 2000-4000 में खरीद लिए हैं तो आप भरम में जी रहे हैं। आपको जहां जाना है जाइए, भागिए, फालतू का कमेंट मत किया कीजिए। ठीक है, लिखिए, यह सबसे बड़ी अस्थाई संसदीय समिति है, फुल स्टॉप। यह सबसे बड़ी अस्थाई संसदीय समिति है, फुल स्टॉप। नोट देकर के लिखिएगा, इस कमिटी का अध्यक्ष इस कमिटी का अध्यक्ष इस कमिटी का अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी दल का ही कोई नेता होता है। हमेशा सत्ताधारी दल का ही कोई नेता होता है। हमेशा सत्ताधारी दल का ही कोई नेता होता है। हमेशा सत्ताधारी दल का ही कोई नेता होता है। आगे, लोक लेखा कमेटी, आगे हेडिंग मारिए, लोक लेखा कमेटी। लोक लेखा कमेटी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में लोक लेखा, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1921 ईस्वी में लोक लेखा समिति का गठन हुआ है। इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है। जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा से। पंद्रह सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। इस कमेटी का अध्यक्ष लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं। इस कमेटी का अध्यक्ष लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं। फुल स्टॉप। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा, उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा जो रिपोर्ट दिया जाता है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा जो रिपोर्ट दिया जाता है, उस रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करता है। लोक लेखा समिति करता है। यह कमिटी अपना प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट, यह कमिटी अपना रिपोर्ट, यह कमिटी अपना रिपोर्ट, यह कमिटी अपना रिपोर्ट, यह कमिटी अपना रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देता है। यह कमिटी अपना रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देता है। आगे लोक उपक्रम समिति या सरकारी उपक्रम समिति, अगला पॉइंट, लोक उपक्रम समिति या सरकारी उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति या सरकारी उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति या सरकारी उपक्रम समिति। लिखिएगा, कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर जानते हैं, आप गौर कीजिएगा, मेरा फाउंडेशन बैच ऑनलाइन है, हम ऑनलाइन नहीं पढ़ाते हैं। हम ऑनलाइन सिर्फ ग्रेजुएट बच्चा को पढ़ाना पसंद करते हैं, जो हर चीज को समझता हो। ठीक है, फाउंडेशन में होता है कि मैट्रिक इंटर वाला एडमिशन ले लेता है, उसको दुनियादारी से कोई बहुत ज़्यादा मतलब होता नहीं है। कभी पढ़ा कभी पढ़ा, कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, बीच में उठ के आ जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, कहेगा ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, उतना दिमाग कौन खपाएगा आप में। ठीक है, इसी वजह से आप गौर कीजिए, बिट्टू सर का ऑनलाइन फाउंडेशन बैच है, इकोनॉमिक्स का है, फिजिक्स का है, बायोलॉजी का है, हर चीज़ का है, लेकिन मेरा मात्र एगो फाउंडेशन बैच है ऑनलाइन में। बाद बाकी मेरा ऑफलाइन है, ऑफलाइन तो मेरा ये है, सब चीज़ का ऑफलाइन चलता है, ऑनलाइन में सिर्फ यही, फाउंडेशन बैच में सिर्फ यही है। बाद बाकी हम टारगेट बैच पढ़ाते हैं ऑनलाइन, टारगेट बैच में कोई दिक्कत ना है, टारगेट बैच का बच्चा हर चीज़ समझता है। ठीक है, ऑनलाइन इसी वजह से हम अपना फाउंडेशन बैच नहीं देते हैं, जानबूझ करके नहीं देते हैं। अब बिट्टू सर का है, वहाँ पे हम नहीं दे सकते हैं, ऐसा थोड़े कि सब चीज़ कैमरा ये है, लाइव है, ये हर चीज़ है, ये हम तो उपलब्ध है ये, लेकिन जानबूझ करके हम नहीं देते हैं अपना ऑनलाइन बैच। ठीक है, मैट्रिक इंटर वाला को पढ़ाने का नहीं मन करता है, बच्चा को पढ़ाने का मन नहीं करता है, समझ गए, यानी जो अपने प्रति सचेत ही नहीं है। ठीक है, वो तो ऑफलाइन आते हैं, तो ऑफलाइन तो खौफ इतना है कि पढ़िएगा कैसे ना। ठीक है, ऑनलाइन में कोई खौफ थोड़े है, घर पे बैठा हुआ है, ऐसे करके बैठा हुआ है, कैसे करके बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, बेलनो बेल रहा है, देख भी रहा है, समझे। तो ऑनलाइन में तो हम देखने जाते नहीं हैं, इसी वजह से हम नहीं देते हैं ऑनलाइन बैच, समझे। ये सबसे ऑनलाइन वाला सबको पता नहीं लगता है कि 200-500 में बैच मिलता है, खरीद लेता है, जो मन हुआ कमेंट किए। ठीक है,
जैसे मन हुआ वैसे किए, तो ऐसा शौक नहीं है। ठीक है, देखिए पैसा ऑनलाइन में है, ये सत्य है, ये सत्य है, पैसा ऑनलाइन में है, लेकिन फिर भी पैसा कमाने का हमको ज़्यादा शौक नहीं है। बिट्टू सर को ज़्यादा शौक है, अपना देते हैं बेच, अपना कमाते हैं। हमको ज़्यादा शौक नहीं है ऑनलाइन पैसा कमाने का। ऑफलाइन में ही जितना आता है, बस एगो पेट है पालने के लिए, बस जितना चाहिए उतना आता है, आराम से मस्त रहते हैं। समझे, क्या जरूरत है ज़्यादा का? जब जरूरत होगा तो देखेंगे, अभी तो जरूरत ना है। लिखिए, कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर, कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर 1964 ईस्वी में कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर 1964 ईस्वी में लोक उपक्रम समिति का गठन हुआ है। लोक उपक्रम समिति का गठन हुआ है। लोक उपक्रम समिति का गठन हुआ है। इस कमेटी में कुल 22 सदस्य होते हैं। इस कमेटी में कुल 22 सदस्य होते हैं। जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा तथा 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा तथा 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। सामान्यतया इस कमेटी का भी अध्यक्ष, सामान्यतया इस कमेटी का भी अध्यक्ष सत्ताधारी दल का ही कोई नेता होता है। सामान्यतया इस कमेटी का भी अध्यक्ष सत्ताधारी दल का ही कोई नेता होता है। इस कमेटी का प्रमुख काम इस कमेटी का प्रमुख काम भारत की सरकारी कंपनियां जैसे, इस कमेटी का प्रमुख काम भारत की सरकारी कंपनियां जैसे, भारत की सरकारी कंपनियां जैसे जैसे एयर इंडिया, अच्छा बिक गया, फिर भी एग्जाम्पल के तौर पर लिख, पहले सरकारी था ना, छोड़िए ना, लिखिए ना, एयर इंडिया। मोदी जी तो सब चीज बेचिए दिए, ठीक है क्या, बाकी क्या समझने के लिए समझिए। एयर इंडिया, BSNL, LIC, यो बिक गया, LIC सब बिक गया। एयर इंडिया, LIC, SBI जैसे सरकारी संस्थानों के अकाउंट की जांच करना, जैसे सरकारी संस्थानों के अकाउंट की जांच करना, तथा उसकी अनियमितता का उजागर करना होता है,
तथा उसकी अनियमितता का उजागर करना होता है। चलिए आइए, तो संसदीय समिति कितने प्रकार का होता है? कौन कौन? अस्थाई और अच्छा, वित्तीय समिति कितने प्रकार का? वित्तीय समिति अस्थाई होता है या अस्थाई? क्या होता है? अच्छा, वित्तीय समिति जो 3 प्रकार का होता है, कौन कौन? प्रकलन समिति का गठन कब हुआ? किसके सिफारिश पर? इसमें सदस्यों की संख्या 30 के 30 सदस्य। कौन सदस्य? कौन सदन से? सबसे बड़ा अस्थाई संसदीय समिति कौन है? कौन ऐसा समिति है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य हो? अच्छा, लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1900। इसमें सदस्यों की संख्या लोकसभा से, राज्यसभा से। अच्छा, कैग के रिपोर्ट की जांच कौन समिति करता? कैग की रिपोर्ट की जांच। अच्छा, लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसको सौंपता? लोकसभा के अध्यक्ष। लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसको सौंपता? लोकसभा के अध्यक्ष। सरकारी उपक्रम समिति का गठन कब हुआ? कब हुआ है? कौन समिति के सिफारिश? कौन समिति के सिफारिश? सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या लोकसभा से, राज्यसभा से, लोकसभा से, राज्यसभा से। अच्छा, कौन ऐसा समिति है जिसका अध्यक्ष सत्ताधारी दल का ही कोई नेता होता है? कौन है? कौन ऐसा समिति है जिसका अध्यक्ष विपक्ष का कोई नेता होता है? लोकसभा में विपक्ष का नेता। और सरकारी उपक्रम समिति का अध्यक्ष सामान्य तौर पर कौन होता है? कौन होता है? सत्ताधारी दल का ही कोई नेता होता है। अच्छा ठीक है, बायोलॉजी कितना चैप्टर हुआ है जी? 9 चैप्टर हुआ, 10वां चल रहा है। अच्छा, सिर्फ सिलेबस ही खत्म हो रहा है कि आप भी उसको कर रहे हैं? आए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, तो सिलेबस के साथ साथ देखिए, सिर्फ सिलेबस खत्म होने से कुछ नहीं होगा। सिलेबस तो एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएगा, लेकिन आपके अंदर कितना चीज है ये मायने रखता है। ठीक है, तो चीजों का बार बार रिवीजन कीजिए, कॉपी का बार बार रिवीजन कीजिए। पॉलिटी लगभग 50% समाप्त हो गया है, 50% और बाकी है। टोटल 100 क्लास लगता है पॉलिटी में, 56-57 क्लास हो गया है। ठीक है, बाद बाकी 44-45 क्लास जो है आपको बाकी है। 44-45 क्लास और लगेगा पॉलिटी में। ठीक है, 44-45 क्लास और लगेगा। 100 क्लास लगता है पॉलिटी, पूरे पॉलिटी में। लेकिन जिस तत्परता के साथ पढ़ा रहे हैं उसी तत्परता के साथ अगर आप याद रख लीजिएगा तो इसमें आने वाले दिनों में सिर्फ और सिर्फ आपको करेंट के चीजों को उसमें जोड़ना होगा। बाद बाकी आप 2-4-5 साल में तो कंपटीशन पास करिए जाइएगा। ठीक है, 2-4 साल में तो कम पास करिए जाइएगा, तो आपको दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तत्परता के साथ, जिस तत्परता के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं उतना चीज अगर आप अपने दिमाग में रख लेते हैं तो 2-4-5 साल तक, 5 साल तक आपको फिर से दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस कॉपी जो है, जो ऑब्जेक्टिव देंगे दिए हुए हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ हर परीक्षा में जाने से पहले रिवाइज कर लेना है। ठीक है, तो छुट्टी के बाद आज पहला क्लास था, होमवर्क सब की चर्चा नहीं करेंगे। अगले क्लास में तसल्ली से होमवर्क सब हर बात की चर्चा करेंगे। इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद सभी लोगों का। हमको निकलने दीजिए, तब आराम से निकल जाइएगा आप लोग ऑनलाइन।